वो जो आटा लेने के लिए खड़े होते हैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। बिजली के रेट्स बढ़ा रहे हैं, अपने जानवर बेच के गंदम को। आप दुआ करें खुलेआम आटा मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ तरक्की पसंद काश्तकार मलिक खुदाबख्श भुट्टा साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे गंदम की काश्त और ओवरऑल काश्तकारी के हवाले से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम भुट्टा साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भुट्टा साहब, हुकूमत ने गंदम की जो इमदादी कीमत है उसमें इजाफ़ा किया है, तो क्या इस इजाफ़े का गंदम की पैदावार और काश्तकारों की मुआशी हालत पर कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर वो जो हमारी लागत है वो कम हो जाए तो वो हमारी लागत जो है ना, अब तक 50,000 फ़ी एकड़ की बग़ैर मुस्ताजरी के, बग़ैर कटाई के, बग़ैर थ्रेशर के, बग़ैर उसका किराया, लोडिंग, इस सब कुछ के अलावा अभी तक 50,000 रुपये जब तक ये तैयार होगी ख़र्च हो जाएंगे। भुट्टा साहब, हमारा ज़रई मुल्क है जहाँ एक वसी रकबे पर गंदम भी काश्त होती है, दीगर अजनास भी काश्त होती हैं, तो क्या वजह है एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमारे मुल्क में लोगों को गंदम का, आटे का एक वसी बहरान का सामना है? हाँ, इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक अल्लाह की जो कुदरत है ना, जो उसकी मेहरबानी है, जो उसने फसलें 3-4-5 साल पहले अच्छी की तो वो नाशुक्री की हमने। सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हम लेने जाते थे वो पास्को वाले से गंदम की बोरियाँ, वो हमें सारी 1 एकड़ के लिए कभी 8 देते थे, वो भी बड़ी सिफारिशों से, कभी 10 देते थे, कभी पहले 12 थी, फिर वो 10 हो गई, फिर 8 हो गई। हमारी गंदम जो है ना वो गवर्नमेंट के रेट पे बिकती नहीं थी, उससे कम रेट में हम बेचते थे भाई अगली फसल पे ख़र्चा करें। तो इसकी वजह से जो हमने नाशुक्री की अल्लाह ताला की, फिर अभी दूसरा साल है ये बहरान पैदा हुआ है। मैं लोगों की लाइनें देखता हूँ, वो जो आटा लेने के लिए खड़े होते हैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, और मैं तो कहता हूँ इनको सस्ता आटा मिलना चाहिए। सस्ती चीज़ें जो ज़रूरियात यानी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी इनपुट्स इतनी बढ़ गई हैं कि हम खुद परेशान हैं। ये जो महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, इसका कुछ ज़रूरी इनपुट्स पर भी असर पड़ा है? हाँ, बिल्कुल यकीनन ये पड़ा है, बिल्कुल। अभी तो वो कह रहे हैं वो बिजली के रेट्स बढ़ा रहे हैं 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, फिर उसके अलावा उस पर टैक्सेस होंगे। अभी अगला बिल आएगा, पता चलेगा वो कितना होता है। अभी डीजल का रेट बढ़ा दिया है, अभी कह रहे हैं अभी और बढ़ेगा, तो इसके असरात तो बड़े बुरे होंगे इस फसल पे, हमारी काश्तकार कम्यूनिटी पे, पूरी कम्यूनिटी पे बड़े बुरे होंगे। तो अभी हमारी जो गंदम की फसल है वो खेतों में मौजूद है जी। और अभी उसकी पैदावार आने में तकरीबन 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीना बाकी है। तो जो हुकूमत ने जी इमदादी कीमत में इजाफ़ा किया है, इसके असरात से कोई पैदावार में इजाफ़ा हो सकता है? पैदावार में इजाफा तो ये है कि अब तो थोड़ा सा काश्तकारों को ये हौसला मिला है कि हमारी गंदम 3900 रुपये या 4000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से बिक जाएगी। तो जिस तरह अपने जानवर बेच के कुछ करके वो अपनी गंदम को फोलियर भी लगा रहे हैं, खादें भी लगा रहे हैं, बर वक्त पानी की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक कमी जो मेरी अल्लाह की तरफ से है वो अभी बाकी है। अगर ये बारिश हो जाए ना, फिर इसकी पैदावार 5-7 मन पर एकड़ के हिसाब से बढ़ जाएगी। मलिक साहब, आपने ख़ुद कितने रकबे पर गंदम काश्त की हुई है? मैंने तकरीबन ये देख लें कि भाई 15-20 एकड़ है मेरे पास। तो क्या बुनियादी तौर पर सब्ज़ी का काश्तकार हूँ, ये तो हम अपने खाने के लिए लगाते हैं। तो हमारे जो काश्तकार जिन्होंने गंदम लगाई हुई है इस वक्त, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि इसकी पैदावार में इजाफा के लिए वो इस वक्त किन चीज़ों पर तवज्जो दें ताकि उनकी पैदावार बेहतर हो सके? हाँ, एक तो ये है कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही इस मौसम के लिहाज से। आज फरवरी की मेरे ख्याल में 27 है, 26-27 है। अब गर्मी ऐसे आ रही है जैसे ये मार्च का आखिर हो, तो इसलिए गंदम को पानी बर वक्त लगाएं और इसकी नमी 15 से 20 मार्च तक कम अज़ कम इसकी नमी को बरकरार रखें। यानी पानी लगाते रहें, थोड़ा लगाते रहें, यानी ज़्यादा ना लगाएं। जो पक्का रकबा है उसमें तो बिल्कुल ही थोड़ा पानी लगाएं, इतना ऐसे फ्लड नहीं करें, यानी वो ज़्यादा पानी हो जाए, ऐसे पानी पूरा उसमें फिर जाए, बस फिर बंद कर दें। और जो कच्चा रकबा है वो तो खैर पानी पी जाता है। मलिक साहब, मौसमियाती तब्दीली में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, तो क्या आप देखते हैं कि इसके कोई फसलों पर भी असरात मुरतब हो रहे हैं? ये तो खुले आसमान तले सारा काम है अल्लाह की रहमत में।
तो जो तब्दीली आई है इसका सबसे बड़ा अवसर, क्योंकि हम इसको इस खेत के ऊपर कोई तंबू तो नहीं तान सकते, इसके ऊपर कोई साया नहीं कर सकते, वो अल्लाह की मेहरबानी है। वो सूरज भी डायरेक्ट बरस रहा है यहाँ, और जो ठंड है वो भी डायरेक्ट आ रही है, कोहरा भी डायरेक्ट आ रहा है। इसका तो असर डायरेक्ट पड़ता है इस फसल पे, ये जो भी फसलें हैं। ये हमारी जो काश्तकारी है ला महला, ये तो कुदरत पर इन्हिसार करती है, मौसम पर इन्हिसार करती है। लेकिन जैसे जैसे ये मौसम तब्दील हो रहे हैं, गर्मी का दौरानिया बढ़ रहा है, सर्दी का दौरानिया कम हो रहा है, तो इस हवाले से क्या हमारे जो काश्तकार हैं वो भी कोई अपना तरीक़ाकार तब्दील कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। काश्तकार अपनी फसल की बेहतर निगहदाश्त के लिए इसको पानी बर वक्त लगा रहे हैं, और इसके अलावा हमारी जो पानी की जो नंबर्स ऑफ फ्लड है वो बढ़ गई हैं। यानी पहले हम इसको 3 पानी लगाते थे, अब तकरीबन 4-5 पानी लगा रहे हैं, इस वजह से कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगर एक बारिश आ जाए ना, वो तकरीबन मौसम सारा ही ठंडा हो जाएगा, फिर उसकी वजह से हमारी फसलों पे बहार आ जाएगी, और ये पैदावार भी तकरीबन 5-7 मन बढ़ जाएगी। मलिक साहब, हमें ये भी बताइए कि ज़ाहिर है अभी ये प्रोड्यूस आपकी तैयार हो रही है, जी, तो ये आपने आखिर मंडियों में भी लेकर जानी है, इसकी ख़रीदारी भी होनी है, तो इस मरहले पर हमारे काश्तकार को किन मुश्किलात का सामना रहता है? हाँ पहले तो, अब तो खैर गंदम कुछ मेरे ख्याल में कम ही है, लोग मक्की की तरफ चले गए हैं, उसमें कुछ उसको प्रॉफिट ज़्यादा उनको मिल रहा था, वो मक्की की तरफ चले गए हैं। अब गंदम कम लगी है, तो अब ख़रीदारी गवर्नमेंट भी अच्छी करेगी इंशाल्लाह, और फिर ये खुली मार्केट में भी इंशाल्लाह ज़रूर बिकेगी। अल्लाह आप दुआ करें कि ये बम्पर क्रॉप हो जाए और अच्छी हो जाए, हमारे पाकिस्तानी अवाम को खुलेआम आटा मिले, और ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये बंद हो जाएं किसी तरह। जिस तरह आपने फरमाया कि गंदम की जो काश्त है उसमें कमी आ रही है और लोग मकई की तरफ भी जा रहे हैं, हाँ। तो इसकी भी कोई वजह तो नहीं है जो हमारे मुल्क में गंदम का आटे का जो बुरहान आया है, ये भी एक उसमें वजह शामिल है? हाँ बिल्कुल, असल में काश्तकार को जहाँ से भी प्रॉफिट मिलता है, किसी को भी कोई भी बंदा हो, तो उसको जहाँ से प्रॉफिट मिलेगा वो उस तरफ ही जाएगा। अब उनको गंदम में वो कम मुनाफा था, अब इसकी पैदावार भी कम होती है और मक्की की पैदावार ज़्यादा होती है, फिर उसमें जो उसका रेट है वो भी अब अच्छा हो गया है, तो क्योंकि वो बाहर से कोई सोयाबीन वगैरह नहीं आ रही, तो इस वजह से जो है ना वो मक्की इस्तेमाल हो रही है, वो पोल्ट्री फीड में भी ये इस्तेमाल हो रही है, बहुत मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं खाने पीने के लिए इंसानों के लिए, वो उसमें भी ये इस्तेमाल हो रही है, और इस वजह से उसका रेट बढ़ गया, अब लोग उस तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ये हुकूमत ने गंदम की जो रेट में इजाफा किया है इमदादी कीमत में, अगर ये गंदम की काश्त के वक्त इजाफा करती तो उसके कोई ज़्यादा असरात मुरतब हो सकते थे? बिल्कुल, ये सवाल आपका बिल्कुल बजा है। अगर उस वक्त इजाफा होता ना, फिर वो बंदा अपना घाटा नफ़ा देखता है, भाई मुझे गंदम में कितने बचेंगे और मक्की में कितने बचेंगे। मक्की का दौरानिया है 4 महीने का, और ये फसल है पूरे 6 महीने की, और इसकी 6 महीने पूरी खिदमत करनी पड़ती है, फिर जाके ये होती है। और फिर इसमें ये है कि मौसमी असरात जो है इसकी पैदावार में घटाव बढ़ाव में वो बहुत बड़ा फैक्टर है, तगय्युर पैदा हो जाता है, इसकी पैदावार कम आ जाती है। अगर इसमें बारिश ना आए और ऐसे हमने पानी लगाया हुआ है, अब हवा चल पड़ी है ज़्यादा, ये सारी गिर जाएगी, फिर इसमें से दाने भी नहीं निकलेंगे इतने। तो मलिक साहब, हमारे पास तेलदार अजनास भी काश्त होती हैं, तो हमारा काश्तकार ये तेलदार अजनास की तरफ भी क्यों नहीं मुंतकिल हो रहा? आखिर इतना एक गैप पड़ा है, अरबों रुपए पाकिस्तान खर्च करके बाहर से ये तेलदार खुर्दनी तेल मंगवाता है। असल में तो ये पॉलिसियाँ कुछ ऐसी हैं कि इस तरफ ना गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, काश्तकार ने तो वो करना है जो उसको जहाँ से 4 पैसे मिलेंगे। ये तो बेचारा मजलूम तबका है, जब इसकी फसल हो जाती है अच्छी तो फिर कोई उठाने नहीं आता, अगर ये कम हो गई तो फिर कहते हैं अपने घर में जो दाने पड़े हैं वो भी दे दो। ये पॉलिसियाँ गलत है ना। अगर ख़रीदारी की गारंटी हो ना, मेरा काश्तकार इतना पोटेंशियल रखता है कि वो बम्पर क्रॉप ढेर लगा देगा ईमान से, वो कि इतने सालों सरप्लस रही है गंदम, वो इसी वजह से रेट अच्छा हुआ था। तो उस वक्त से लेके आज, यानी पिछले 2 साल 1 साल पहले तक ये बिल्कुल सरप्लस रही है गंदम। अभी आके कोई बहरान पैदा हुआ है, जब इन्होंने कोई बाहर भेजी है तो फिर कमी आ गई है। जैसे वो शादी के खाने पे थोड़ी सी कमी हो ना, सारा अफरा तफरी हो जाती है, ये वही अफरा तफरी खड़ी है। अभी हालांकि गंदम गोदामों में पड़ी है, हम देखते हैं रोज़ाना ट्रालियाँ निकल रही हैं, लेकिन फिर भी वो बंदे लाइनों में लगे हुए हैं। मलिक साहब, इससे भी कोई फ़र्क पड़ सकता है कि अगर हुकूमत फसलों की काश्त के हवाले से जोनिंग कर दे और काश्तकारों की रहनुमाई करे कि आपके पास जितना रकबा है उसमें
تناسب کے لحاظ سے آپ فصلیں کاشت کریں تاکہ پیداوار جو جس کی ہمیں ضرورت ہے اس کے مطابق ہم اپنی اجناس کی پیداوار حاصل کر سکیں؟ ہاں یہ تو بہت ضروری کام ہے، اگر یہ ہیں گورنمنٹ کے کرنے کے کام، اگر وہ یہ کر دے تو ہمارا نفع بھی صحیح رہے گا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک فصل کا ریٹ اچھا ہے، سارے کاشتکار اسی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اسی کی طرف بڑھ، جب اس کو بالکل ہی لٹا نہیں دیتے نا اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگر اس کی زوننگ کی جائے، ایک کوٹا مقرر کیا جائے، بھئی آپ کے پاس 4 مربع رقبہ ہے تو آپ نے اتنی گندم لگانی ہے، اتنی سبزی لگانی ہے، اتنے آلو، اتنے گاجر، یہ تو بہت ضروری کام ہے، لیکن یہ کام ہے گورنمنٹ کے کرنے کے، یہ کاشتکاروں کے کرنے کے، یہ تو بھیڑ چال ہے۔ جس طرح اس کو ایک دفعہ نفع اچھا آ گیا وہ اگلے سال اسی میں جائے گا، پھر وہ ایسا ہوگا کہ ریٹ کم ہو جائیں گے، پیداوار بہت ہو جائے گی، کاشت زیادہ ہو جائے گی، پھر اس وجہ سے جو ہے نا کاشتکار کو نقصان ہوگا۔ ملک صاحب، آپ بھی کاشتکار ہیں، آپ کو فصل کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کی کھادوں کی ضرورت ہوتی ہے، جراثیم اور کیڑے اور بیماریوں کے تدارک کے لیے پیسٹی سائیڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو مارکیٹ میں آپ کو جو ان چیزوں کی دستیابی ہے وہ صحیح ہے یا اس میں بھی کوئی پرابلم آ رہا ہے؟ ہاں اس میں بہت زیادہ پرابلم آ گیا۔ اب یہ ڈالر کا ریٹ جو اوپر نیچے ہوا ہے، پھر وہ جو امپورٹر حضرات ہیں وہ باہر سے منگوا ہی نہیں رہے، اگر وہ کچھ پروڈکٹ منگوا رہے ہیں تو ان کا ریٹ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے طے کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں LC کھل نہیں رہی، ان کے جو را مٹیریل آیا ہے باہر سے وہ ادھر کھڑا ہے پورٹ پہ، وہ کہتے ہیں ابھی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دوائی بنا کے آپ کو دیں گے۔ ابھی بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہیں ان کے ادھر سے زہر آ ہی نہیں رہے، چائنا سے یا دوسرے ملکوں سے جہاں سے منگوا رہے ہیں، ابھی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا پڑا ہوا ہے۔ کوئی ان کے معیار کا بھی فرق پڑتا ہے؟ کوئی جعلی غیر معیاری اشیاء بھی مارکیٹ میں موجود فروخت ہو رہی ہیں؟ ہاں یہ سوال آپ کا بالکل بجا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب کمی ہو جائے نا تو ملاوٹ اور جعلی اشیاء اسی وقت ہی بکتی ہیں، اگر اس میں فراوانی ہو تو پھر یہ کام اتنے پیمانے پر نہیں ہوتا جتنے پیمانے پر یہ شارٹیج میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی جو دستیابی ہے اور اس کے معیار کو بہتر بنانا کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ذمہ داری تو ساری گورنمنٹ پر عائد ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسی لیبارٹری نہیں ہے کاشتکار کے پاس، بھئی اس کو چیک کرے، اس کو دیکھے بھئی یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا پھر یہ ہمارے معیار کے مطابق ہے یا گورنمنٹ نے جو سٹینڈرڈ مقرر کیے ہیں اس پہ ہے یا نہیں ہے۔ کاشتکار کے پاس تو ایسی کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے پاس یہ طریقہ کار ہے، بھئی اس نے دوائی استعمال کی ہے، اگر اس نے کام کیا ہے، اس کا کیڑا مرا ہے، اس کی فنگس مری ہے، اس کا تیلا مرا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے چل بھئی ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کے پاس تو صرف ایک ہی معیار ہے بس، اور کوئی اس کے پاس سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے۔ اس موجودہ حالات میں آپ کاشتکاری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کاشتکاری یہ جو موجودہ حالات ہیں بہت خطرناک حالات ہیں۔ ابھی ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ابھی مستاجری کا ریٹ بڑھ رہا ہے، بجلی کا ریٹ بڑھ رہا ہے، کھاد کا ریٹ بڑھ رہا ہے، دوائیوں کی عدم دستیابی ہے، یعنی وہ بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو ابھی ہمیں مل بھی نہیں رہے، ان کا متبادل کو استعمال کر رہے ہیں جو بالکل یعنی اس کا پن پوائنٹ ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں ہاں یہ دوائی استعمال کریں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے، ہم تسلی ہوتی ہے اس پہ۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، وہ دوسری دوائیں استعمال کرنی پڑ رہی ہیں، اب تو بہت خطرناک صورتحال بنی کھڑی ہے۔ ابھی گورنمنٹ کو احساس نہیں ہو رہا، ہو جائے گا احساس، اگر کوئی اللہ نہ کرے ہماری پیداوار میں کمی آئی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ملک صاحب، ہمارے ساتھ بات کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب۔ ناظرین، ملک خدا بخش بھٹا صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا کہ پاکستان کی زراعت میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، ہمارا کاشتکار بہت زیادہ محنتی اور جفاکش ہے۔ اگر حکومت اپنی زرعی پالیسی کو صحیح خطوط پر متعین کر لے تو پاکستان میں زرعی اجناس اور خوراک کی کمی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔